हेलो। एनसीईआरटी रीडिंग का एक और चैप्टर है जिसमें चल रहा है हमारे अतीत हिस्ट्री की बुक क्लास 6 की, जिसका 4 चैप्टर हो चुके हैं। ये 5वां चैप्टर है हमारे अतीत फर्स्ट का, क्लास 6। 5वें चैप्टर का नाम है राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ये एक कहानी के रूप में शुरू में दिया हुआ है, जिसमें है चुनाव का दिन। जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल में वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साही क्यों हैं। उसके नाना जी ने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, हमने अध्याय 4 में पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी कि लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों और का आयोजन कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोग की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों में सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का प्रमुख स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानी तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करते होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव करते साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष तथा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल किया गया नहीं किया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ और पैसे के आधार पर कौन कौन से वर्ग में होगा शामिल होगा। वर्ण। इस समय भार इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा जमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे गए ऋग्वेद के होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और इनके संपादन की विधि बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। इस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। यहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी और भोजन संग्राहक निर्धन थे।
पुरोहितों ने लोगों के 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ण में अलग-अलग कार्य निर्धारित किए गए थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। उसके जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। और तीसरे स्थान पर वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों के अंतिम स्तर पर शूद्र था जिनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्ण के में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा अपने बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कुछ लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इन महाद्वीप में पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, जहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? जनपद महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन में बसने की जगह होता था। बहुत महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में प्रश्न संख्या 49 में दर्शाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई वस्तुओं की खुदाई की है। दिल्ली के पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इसमें प्रमुख है। खुदाई से प्राप्त पता चला है कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने में किया जाता था। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसे फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? सरसों, तिल, गन्ना। लोग मिट्टी के बर्तनों भी बनाते थे। इसमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम में स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई। ये आमतौर पर सरल रेखा तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में। महाजनपद, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा गया। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी।
ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए किले का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, प्रश्न संख्या 84 पर चित्र देखो, के रूप में होता था और इन सिक्कों के बारे में तुम्हें अध्याय 8 में पढ़ोगे। महाजनपदों में राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? दो अंतर बताओ। ये सेना रखते थे, ये किलेबंदी करते थे। कौशाम्बी किले की दीवार, ये चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली दीवार की ईंट का अवशेष है। इसमें एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। यह कर के बारे में, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार, जो राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जहाँ व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संहारकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। आखेटक तथा खाद्य संहारक राजाओं को क्या क्या देते होंगे? कृषि में परिवर्तन, इस युग में कृषि में क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जाता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात लोगों ने बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध लगा तैयार कर उसका रोपण शुरू किया है। अब पहले की तुलना में ज्यादा पौधे जीवित रह जाते, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इससे कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम लगातार दास दासियां तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर कमर कर करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहित क्यों देते थे? क्योंकि उन्हें कर मिलता। सूक्ष्म निरीक्षण, पहला है मगध। मानचित्र 4 में मगध ढूंढो। मानचित्र 4, ये है मानचित्र 4। संपूर्ण महत्वपूर्ण जनपद, महानगर और नगर इसमें है। ये है काबुल नदी, ये है गंधार, ये है झेलम, झेलम नदी, चेनाब नदी, व्यास नदी, रावी नदी और सतलुज नदी, और ये सारी सिंधु नदी। ये हो गई तक्षशिला। इसमें यह यमुना नदी के ऊपर हो गई। कुरु, हस्तिनापुर, प्रांचाल,
ये गंगा नदी इसके पास की होगी, कौशाम्बी, राजगृह ये होगी, सोन नदी, चंबा नदी या चंबल नदी, अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा, पेन्या नदी, कावेरी नदी, ये महानदी, ये मगध, वैशाली, बद्री, अंग, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र। मगध लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियों मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों में से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित करके सेना में काम में ले लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इन क्षेत्र में लोहे के हिस्से की खदानें थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए वे उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंदुसार और अजातशत्रु वे अन्य जनपदों को जीतने के लिए वे हर संभव साधन अपनाते थे। महाजनपद एक महत्वपूर्ण महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र एक उस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला दिया था। बिहार के राजगृह आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र आज का पटना को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का एक राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतना चाहता था। भारत उपमहाद्वीप के ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत में शासक के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच में क्या अंतर दिखाई देता है? दूसरा जनपद हो गया भज्जी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। इसके नजदीक ही भज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। गण या संघ में कई शासक होते हैं। कभी कभी लोग एक शासक कभी कभी लोग एक साथ शासन करते हैं जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं का हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन पर बहुत ही संजीव वर्णन मिलता है। वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इसमें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ का पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। उन जब तुम्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जी वासी तब तक
उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे और बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों का ध्यान रखते रहेंगे। वह महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चर्चियों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। वजी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताओ। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में मिलाया, शामिल कर लिया। इसके बाद तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। अन्यत्र अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोग एक शासक व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणराज्य कहते हैं। ये व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल के ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। यहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा के लिए सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारियों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिकता का अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशाला में काम करने वाले दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। क्या एथेंस में वास्तविक में जनतंत्र था? यह कल्पना करो, वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषयों पर चर्चा चल रही है। तुमने क्या सुना? उपयोगी शब्द में है राजा, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गण अथवा संघ और प्रजातंत्र। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।